ओम शांति। आज बहुत ही हर्ष का दिन है। बाबा के नूरे रत्न, बाबा की इस बगिया के रूहे गुलाब डॉक्टर अशोक मेहता जी हमारे बीच पधारे हैं। हम सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। और आपके साथ में आपकी लौकिक बेटी सोनल बहन है और उनके साथ उनके युगल चेतन भाई हैं। उनका भी बाबा की इस बगिया में तहे दिल से स्वागत है। एक पुराना किस्सा मुझे याद है जो यज्ञ में बहुत फेमस है। कहते हैं गुलजार दादी के बारे में एक ये किस्सा कि जब दादी को 1989 में कैंसर हुआ था, कहते हैं कि डॉक्टर को एक्चुअली पूछना चाहिए था गुलजार दादी को कि दादी ऑपरेशन के बाद आप ठीक हो। लेकिन ये किस्सा सुना है कि दादी ने डॉक्टर के आते ही डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर आप ठीक हो? और डॉक्टर साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले ऐसे ही थोड़ी इस बात को चला लेंगे। उन्होंने फिर इस बात की छानबीन की, गहराई में गए और दादी के और समीप इस प्रोसेस में आए और डॉक्टर ज्ञान में चलने लगे। और उसके बाद तो वो डॉक्टर माउंट आबू में जो ग्लोबल हॉस्पिटल बना उसको बनाने के निमित्त बने। ये कहानी किसी और की नहीं, ये दूसरा कोई नहीं, हमारे डॉक्टर अशोक मेहता जी थे। दादी गुलजार उनको ज्ञान में लाने के निमित्त बनी। आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में 30 साल आपने सेवाएं दी। आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वहाँ पर रहे। नानावती हॉस्पिटल में भी आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं ऑन्कोलॉजी के। जसलोक हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल, वहाँ पर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट रहे हैं। और बाबा का जो हॉस्पिटल है आबू का भी ग्लोबल हॉस्पिटल और अंधेरी में BSCS हॉस्पिटल, आप उसके भी मेडिकल डायरेक्टर रहे हैं। अनेक अवार्ड्स आपको इस लाइफ टाइम में प्राप्त हुए हैं। और किसी भी डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा ऑनर होता है डॉक्टर BC रॉय अवार्ड। 1996 में भारत के प्रेसिडेंट से आपको डॉक्टर BC रॉय अवार्ड भी प्राप्त हुआ। आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कैंसर क्रूसेडर अगेंस्ट कैंसर अवार्ड, ऐसे अनेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पर जितने महान उतने निर्माण। आपके चेहरे से निर्माणता झलकती है, आपकी वाणी में नम्रता झलकती है। अनेक ऑर्गेनाइजेशंस के आप प्रेसिडेंट हैं। बाबा की जो मेडिकल विंग है उसके भी आप प्रेसिडेंट हैं। मैं तो कहूँगी उसके आप भीष्म पितामह हैं। हमारी श्रेया बहन को जब भी मेडिकल विंग की कॉन्फ्रेंस के निमंत्रण मिलते थे और जब भी वो वापस आते थे, उसके बाद कॉन्फ्रेंस की कोई बात न सुना करके उनके मुख पर एक ही नाम होता था और वो नाम डॉक्टर साहब का। तो दादियों के संग के अनुभव कॉन्फ्रेंस के बाद हमको सुनने को मिलते थे और समझ में आता था कितनी प्यार भरी पालना मिली है। ऐसी उनकी गुण मूर्त स्वरूप का, उनके फादर फिगर का जो श्रेया बहन को फील होता था, एहसास होता था, उसका हमेशा बखान कॉन्फ्रेंस के बाद करते थे। अंदर में हमेशा दिल होती थी कि जो अनुभव हमने सुने तो हमारा परिवार भी उसका लाभ ले। और खास यही कारण बना कि आज ये टॉक शो का हमने आयोजन किया है। आपकी एज
शरीर की आयु 85 इयर्स है और रोज जिम जाते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं, आज भी रोज लंबे ऑपरेशंस खड़े होकर के करते हैं। अभी अभी बाबू भाई के साथ भट्ठी में गए थे, वहाँ पर तुरंत अहमदाबाद में एक ऑपरेशन था, तो भट्ठी छोड़ करके ऑपरेशन अटेंड करके वापस मधुबन आए इस एज में, और आज वर्ली से खास इस टॉक शो की खातिर हम सब की सेवार्थ पहुँचे हैं। तहे दिल से डॉक्टर साहब का, सोनल बहन का, चेतन भाई का, इस पूरी बोरीवली की बगिया की तरफ से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं त्रिनंजन भाई को अनुरोध करूंगी सबकी तरफ से डॉक्टर साहब को पुष्पों से सम्मानित करें, स्वागत करें। त्रिनंजन भाई भी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर अशोक मेहता जी का पुष्पों से स्वागत कर रहे हैं। मैं गीता बहन को कहूंगी सोनल बहन का स्वागत पुष्पों से करें। अजीत भाई, चेतन भाई का स्वागत करें। श्रेया बहन से अनुरोध करती हूँ कि टॉक शो आरंभ करें। श्रेया बहन। ओम शांति। आज एक्चुअली बहुत ही खुशी का दिन है, ऑनर है, प्लेजर है, प्रिविलेज है कि अशोक भाई के साथ, सोनल बहन के साथ ये बहुत सुंदर चांस मिला, क्योंकि जैसे बहन ने सुनाया ही कि कई बार ये चांस मिलता था ट्रैवल करने का और बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस अशोक भाई सुनाते थे। एंड आई वुड लाइक टू टेक हिम बैक इन हिज जर्नी टुडे। आप ज्ञान में 1988 से 1988 में हुआ, तब यदि आप कहें तब से ज्ञान में, ऐसा आई स्लोली केम इन ज्ञान, सो मे बी 91। उससे भी थोड़ा सा पहले जाते हैं। ज्ञान में आने से पहले क्या आप रिलीजियस थे, स्पिरिचुअल थे? क्या इसके प्रति इंक्लिनेशन था? कुछ आप ढूंढ रहे थे? What was your journey like before ज्ञान? परमात्मा की खोज कहो कि बचपन से थी। जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं स्कूल के अंदर, तो 47 के अंदर आज़ादी के वर्ष में मैं 3rd स्टैंडर्ड में था। उस समय गांधी जी का हम सब पर बहुत, क्या कहें, एकदम सबको ऐसा लगता था कि हमारे लिए भारत के राष्ट्रपिता के, तो हम उनकी हर चीज़ पढ़ते थे, खास तो उनकी महाराज सत्यानारायण प्रयोग हो, और हमारे जो भी शिक्षक होते थे इन दोज ईयर्स, वो सब आज़ादी से कुछ न कुछ लगे हुए थे, खद्दर पहनते थे, बहुत करके आध्यात्मिक होते थे। तो इस तरह से एक बचपन के अंदर वो आध्यात्मिकता का कहीं बीज पड़ा। तो मैं जब बात करता था आध्यात्मिकता का बीज छोटे उम्र में पड़ा था, और फिर हमारी एक टीचर थी जो जेल में जाके आई थी और गांधी जी के पत्र लाती थी, क्योंकि उनको हैंड रिटन पत्र आते थे तो क्लास में लाके पढ़ाती थी। तो इस तरह से कुछ न कुछ बीच पड़ा हुआ था, और मैं जैन घर में पैदा हुआ था, तो जैनिज्म के सिद्धांत हम पाठशाला में जाते थे वहाँ, तो अभ्यास किया था। करीब 2 साल पाठशाला में गया था, और फिर संस्कृत पढ़ता था, तो मुझे संस्कृत बहुत अच्छा लगता था। तो और हमारे एक जो शिक्षक थे वो संस्कृत का बहुत सुंदर पठन करते थे, मेघदूत सिखाते थे, तो बहुत मज़ा आता था। those were the years when you felt कि हमें जाके बनारस में जाके संस्कृत पढ़ना और पंडित हो रहा है। तो इस तरह से
कई चीज़ साथ में हो गई। और उस समय आपकी एज क्या होगी? 14, 12, 13, 14 साल तक। फिर 15 आप साल पंडित को से तो डॉक्टर बनने का संकल्प कब लिया? फिर पंडित से डॉक्टर बनने का संकल्प कब आया? उसमें हमारे पिताजी कुछ जिम्मेवार थे। उन्होंने सोचा कि पागल हो गया है, इसको ठीक नहीं है सर। तो वो तो बिजनेसमैन थे और हमारी काफ़ी प्रॉपर्टीज थी और हर प्रॉपर्टी के अंदर केस, कोर्ट केस। तो उनको लगा कि मुझे लॉयर होना है। तो मैंने कहा मुझे लॉयर नहीं होना है, मुझे संस्कृत पढ़ना है। तो उन्होंने कहा नहीं, संस्कृत नहीं पढ़ना। तो फिर मैंने कहा तो फिर मेरे को डॉक्टर बनना है। वो भी उनको अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि मुझे क्या फ़ायदा, वो डॉक्टर होगा 8-10 साल चला जाएगा घर से। तो नाराज़ तो थे, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है तुम साइंस में जाओ। उस समय नक्की नहीं था, क्योंकि साइंस में गए उसके बाद में तो मेडिकल कॉलेज में दाखिल होना था ना, और अच्छे मार्क्स थे। तो उस समय एल्फिंस्टन कॉलेज अच्छा कॉलेज माना जाता था। तो इस तरह से हम कॉलेज में गए, मार्क्स आए। उस समय कोई कंपटीशन जैसे तो हो गई, मगर बहुत मामूली सी, अभी का जैसी नहीं। तो उस तरह से मेडिकल कॉलेज में पढ़ा। अब उस दिन पर आ जाएं जब आप पहली बार दादी गुलजार को मिले थे। वो पहला इंट्रोडक्शन था आपका यज्ञ से? मैंने ब्रह्मा कुमारी को पहले देखा नहीं था कभी। जब दादी को देखा, किसी ने मुझे बताया नहीं कि ये हमारी इतनी बड़ी दादी है। मुझे एक अभी आज भी लगता है कि हमारे जैसी महान दादी को आप लेके आए एक पेशेंट के तौर पे। और जो भाई आए थे, 2-3 भाई थे शायद, उन्होंने कुछ इंट्रोडक्शन नहीं दिया। किसी ने कहा नहीं ये दादी कौन है। हमने उनको नॉर्मल पेशेंट की तरह से देखा। और मैं सन्यासियों का डॉक्टर था एक्चुअली। बहुत जैन साध्वी हमारे हरिद्वार के अंदर, नाम तो भूल गया अभी, लेकिन जो इंदिरा जी की गुरु थी, उनकी सब शिष्याएं मेरे पास आती थी। क्योंकि हमारे जो नानावटी अस्पताल के एक ट्रस्टी थे, वो वहाँ मैनेजिंग ट्रस्टी थे वो ट्रस्ट के। तो उनका बहुत बड़ा बंगला था नानावटी अस्पताल के बगल के अंदर। तो उनकी सब सुविधा मिलती थी, रहने का सुविधा, यहाँ अस्पताल भी बड़ी थी। तो इस प्रकार से मेरे पास वो सब बहनें आती थी। और इस तरह से मुझे अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि इनमें इतनी हिम्मत है कि संसार का त्याग करे, कपड़ा गेरुआ या सफ़ेद कपड़ा पहने। और जैन साधुओं का तो त्याग मैंने देखा था। तो मुझे उनके प्रति बहुत आदर था। और मैं कभी उनकी जैसे फीस का तो सवाल ही नहीं, लेकिन बहुत प्यार से ट्रीटमेंट करता था। तो इस तरह से मुझे अच्छा लगा जब दादी को देखा। तो फिर मैंने इंस्ट्रक्शन दी मेरी सेक्रेटरी को कि उनको जनरल वार्ड में भर्ती कर दो और कल हम ऑपरेशन करेंगे। मैंने उनको पूछा दादी को, दादी, मैंने दादी नहीं कहा, मैंने कहा आपको पता है कि कैंसर है? तो उन्होंने कहा मुझे पता है। मैंने कहा आपका ऑपरेशन की ज़रूरत है, आप तैयार हैं? तो बोला हाँ। कब करना है? तो बोला कल कर दो। ठीक है। तो इस तरह से इंटरेक्शन वॉज वेरी स्मॉल। लेकिन एक चीज़ जैसे मैं देख रहा था कि एकदम तैयार होना, बहुत लोग कितने प्रश्न करते हैं, दादी ने एक भी प्रश्न नहीं पूछा। तो मुझे लगा कि कुछ अनयूजुअल है। और फिर शाम को मुझे फ़ोन आया कि उनको नानावटी अस्पताल जो सबसे अच्छा वार्ड होता है, डिलक्स वार्ड कहते हैं, एक स्पेशल विंग ए, वहाँ भर्ती किया था ना। तो मुझे लगा कि उनके पास उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो शिष्य होंगे, कोई बड़े होंगे। तो दूसरे दिन उनका ऑपरेशन रखा था सुबह में। और हमारी जब सिस्टम ये होती थी कि मैं 3 अस्पताल में जाता था, ऑलवेज ऑन द मूव। तो 7:30 को पहुंच जाता था और 8 बजे ऑपरेशन के लिए लेता था। तो इस तरह से दादी को एनेस्थीसिया देने के बाद में मैं गया। तो उस समय दादी, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी, हमारे
मुझे मिलने आए थे, तो उस समय मेरी बैक उनके तरफ थी मैं कुछ एक्सरे देख रहा था। तो मैं जब घूमा तो देखा सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी है, और मैंने सोचा कि कोई उनकी गुरु होगी। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर, मैं आबू से आई हूँ और शाम को मेरे को वापस लौटना है, आप जिनको ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो मेरी सखी है। तो इस तरह से दादी प्रकाश मणि जिसे कि एक कुछ थोड़ी मिनटों के लिए बात हुई, और फिर मैं ऑपरेशन के लिए चला गया। तो कई मेरे पूछते थे कि आपने जब दादी का ऑपरेशन किया तो आपको कुछ ऐसा अलग सा लगा? तो मैं तो जानता नहीं था दादी कौन है। तो इस प्रकार से उनकी जो ट्रीटमेंट या जो भी हुआ उस समय कुछ न तो मुझे टेंशन था, न तो मुझे, यदि पता होता था कि दादी इतनी प्रेशियस है तो हो सकता है तो थोड़ा मन के अंदर इस प्रकार से हमारा, दिस वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद ब्रह्मा कुमारीज, एंड दैट टू विद द चैरियट ऑफ गॉड। यदि शुरू में मुझे कोई कहता था कि चैरियट ऑफ गॉड है तो मैं शायद मुंह ऊपर से बताता था कि लोग पता नहीं क्या क्या लगता है, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ शी वाज अ चैरियट ऑफ गॉड। ऑपरेशन हो गया, उसके बाद ऐसा क्या था जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप उनसे दोबारा मिले, या फिर क्या हुआ, आप कैसे टच में रहे, आगे क्या जर्नी रही? दादी जो तो प्यार की मूर्ति थी, तो जब भी उनके पास जाते थे तो प्यार ही हो सकता था, चाहे गुलाब दे चाहे टोली दे। हम तो जाते थे डॉक्टर के तौर पे, न जानते हुए कि कौन है। 10 दिन तक वो रही, किसी ने बताया नहीं कौन है, ना हमने किसी को पूछा कि कौन है। एक जैसे हम साइंस के अंदर या प्रोफेशनली थोड़ा डिटैच रहने की कोशिश करते हैं शायद, तो इस तरह से शायद इतना ही होता था कि हम जाते थे, उनसे बात करते थे, आपस में थोड़ा स्माइल करते थे, कभी ड्रेसिंग करते थे, कभी पूछते थे नींद आई या नहीं आई, कुछ तकलीफ तो नहीं है। तो उन्होंने कभी बताया नहीं कि कुछ तकलीफ है। उन्होंने तो हमेशा वही कहा, आपने ऐसा सुंदर ऑपरेशन किया कोई मालूम भी नहीं पड़ता। तो पॉजिटिव एवरीथिंग वाज। और जब दादी को अस्पताल से घर जाने का, वापस लौटने का टाइम हुआ तो सेंटर में गई, तो मुझे कहा कि आपको हमारे साथ भोजन लेना है। मैंने कहा खुशी से लेंगे, क्योंकि मेरे को भी क्यूरियोसिटी तो थी कि कौन है, जाने तो सही। तो इस तरह से हमारा पहली बार बेले पार्ले सेंटर में जाना हुआ दादी के पास। कितने दिन बाद होगा ऑपरेशन के जो आप विले पार्ले गए फिर भोजन के लिए? भोजन के लिए जब आप विले पार्ले गए तो वो कितने दिन के बाद होगा ऑपरेशन के? अबाउट 2 वीक्स। 2 वीक्स। और दादी साथ में भोजन पे बैठी और हम ज़्यादा बोले, उन्होंने सुना। हमने उनको परमात्मा के बारे में क्या क्या बताया होगा तो भी याद नहीं है, लेकिन जो सुना हुआ होगा बताया होगा। लेकिन दादी ने कभी ऐसा नहीं। लेकिन एक सुंदर अनुभव हुआ कि वातावरण एकदम शांत था, और जो भी हम खाते थे तो हमारी तो एक आदत थी कि एक चीज़ खाना और वो ख़त्म हुई फिर दूसरी चीज़ खाना। तो हम जैसे एक पूरी करते थे तो कोई देख रहा था पीछे से आकर दूसरा डाल लाते। तो मैंने कहा प्लीज़ मैं तो एक के बाद एक खाता हूँ। तो इस तरह से दादी का पहला इंटरेक्शन बहुत सुंदर रहा। और फिर दादी ने मुझे बहुत बड़ी गिफ्ट दी, क्या क्या चीज़ दी। तो मैंने कहा मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं ले सकता हूँ। संस्कार तो था कि हम जब गुरु को बुलाते हैं तो उनको देते हैं, तो कुछ एनवेलप देना था। तो दादी ने कहा नहीं, आप ये ईश्वरीय सौगात है। उस समय समझ नहीं पड़ा कि क्या कहती है, लेकिन फिर बहुत आग्रह किया तो हमने स्वीकार कर लिया। और जब जाते थे तो कहा आप हमारे हेड जो मेन सेंटर है माउंट आबू, वहाँ आप जरूर आएँ।
तो हमको भी बहुत अच्छा लगा कि हमको वहाँ इन्विटेशन आबू का, क्योंकि मैं पालनपुर का हूँ, तो पालनपुर के बाद आबू होता है, तो और 25 साल से वहाँ गया नहीं था, तो हम लोगों ने कहा ज़रूर आएंगे। मेरे साथ में मेरी युगल भी थी, शिरीन बेन आज नहीं आई क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन हम दोनों दादी के पास गए थे और फिर माउंट आबू का 3-4 महीने के बाद जाने का नक्की हुआ। जब आप 4 महीने के बाद आबू गए थे तब आपको आभास था कि परमात्मा आ गया है, क्या कार्य चल रहा है, कि उस समय तक भी कुछ बहुत नॉलेज नहीं थी? नहीं, मैं सेंटर में कभी कभी जाता था, थोड़ा सुनता था, वो मेरे को सार सुनाते थे। आपकी एज उस समय क्या होगी? मना ये लगभग मैं 50 साल का था, 37 बॉर्न, सो 52-53 साल का था। तो इस तरह से जब हम आबू गए तो और भी अनुभव हुए। तो आबू की सीन कैसी थी? आबू आप और शिरीन बहन साथ में गए थे? हाँ, हम दोनों गए थे और हमारे साथ में हमारे जिनके पास हम जैन दर्शन सीखते थे, पंडित पन्नालाल भाई थे। वो बहुत आध्यात्मिक ऊंचाई पे थे और हमारे साथ में रहते थे, 6 महीना हमारे साथ में रहते थे उस समय। हम सीखते थे उनके पास, तो उन्होंने कहा मैं भी चलता हूँ आपके साथ, तो वो भी हमारे साथ आए और फिर हम वहाँ माउंट आबू में गए। मैं भी थी, मैं भी थी। नहीं, आप आपका शेयर करें बना, तब तक आप आ गए थे ज्ञान में? साथ में ही गए थे हम। अच्छा, आप भी थी साथ में? हाँ, तो मुझे याद नहीं। हेलो, अभी पापा भूल गए कि मैं भी साथ में गई थी, हम सब साथ गए थे। तो उस दौरान तो आप बताएं अभी, क्योंकि मैं कुछ भूल गया। मैंने आपने उनके अंदर कुछ चेंज देखना शुरू किया था कि वो उस तरह से रुचि रख रहे हैं आबू जाने की, कि अभी तक सब एक इनविटेशन बेस्ड पर ही आप लोग सिर्फ देखने के लिए गए थे? क्या था उस मोमेंट तक की फीलिंग? वो क्या था कि मम्मी पापा मैं बचपन से देखती थी, पहले से ही बहुत आध्यात्मिक थे, तो उनको वो काफ़ी गुरुओं के लेक्चर सुनने जाते थे, अलग अलग आश्रम में जाते थे, तो पहले से बहुत रुचि थी। और जैन होने के नाते वो दिलवारा का अट्रैक्शन भी बहुत रहता है ना, तो वो सब साथ में था कि ब्रह्मा कुमारीज का भी देखेंगे, दिलवारा भी जाएंगे, ऐसे था। और उस समय आपका दादियों से मिलना हुआ, प्रकाश मणि दादी या गुलजार दादी से? आपको आपकी पहली मीटिंग याद है? पहली मीटिंग अभी एग्जैक्टली फर्स्ट मीटिंग तो दादियों के साथ नहीं याद है, मगर वो जो पूरा प्रोसेस था, जब से हम पहली बारी गए फिर बंद ही नहीं हुआ जाना, तो वो तो क्या बताए। क्या चीज़ थी जो बहुत अट्रैक्ट करी, इंस्पायर करी वहाँ पहुँच करके? व्हाट वाज दैट जो आपको बहुत वापस आने के बाद भी वो चीज़ जैसे दिल को छू गई? वो दिन, वो उस समय तो थोड़े दिन के लिए गए थे, तो इतना मुझे क्लियरली याद नहीं है, मगर वो फिर हॉस्पिटल की बात हुई और हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट आगे हुआ, तो फिर मैं जाती ही रही। तो मधुबन का जो दादियों का प्यार और मधुबन निवासियों का प्यार, वो जैसे मेरे लिए घर बन गया कि मधुबन जाने से ही इतनी खुशी होती थी। और दादियों का तो प्यार इट्स इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। और दादी प्रकाश मणि, मुझे तो हमेशा एक ही चीज़, वर्ल्ड मदर, उनको देखती हूँ ना, अभी भी याद करती हूँ ना, अभी भी मैं दादी को मिस बहुत करती हूँ। वो बहुत प्यार, बहुत पालना ली दादियों की, इतनी। अशोक भाई, मुझे याद है आपने कुछ बताया था इन वन ऑफ अर ट्रिप्स के जब आप आबू में थे और आपको सब बहुत अच्छा लगा, और फिर आपके साथ जो आप कह रहे हैं आचार्य जी थे, उन्होंने आपको कुछ उस स्थान के बारे में कहा, वो आप शेयर करें। जो हमारे पन्ना भाई थे, पन्ना भाई को जैसे स्वयं ज्ञान हुआ था। वो बचपन में एक स्कूल में पढ़ते थे, गरीब घर के थे, और एक जैन साधु के पैर दबाते थे शाम को, रात को, और जो गुरु थे वो सो गए, उनको नींद आ गई, तो ये पैर दबाते रहे
रात को 1 बजे इनकी आंख खुली तो देखा कि ये लड़का बैठ के पैर दबा रहा है। तो उसके ऊपर बहुत जैसे आशीर्वाद का उनको, अरे तू अभी तक पैर दबाता है मेरा। तो फिर उसके बाद में उनको बहुत जैसे वरदान देते हैं ऐसा। तो पन्ना भाई कहते हैं कि उसके बाद में मैं जो भी पढ़ता था जैन दर्शन, तो मुझे ऐसा लगता था मैं जानता हूँ। और हमारे कुछ 42 आगम्स होते हैं। आगम मैंने जो पुराना धर्म की पुस्तकें होती हैं, तो उनको आगमों का ज्ञान अपने आप से होता था। तो जो आचार्य होते थे जैन दर्शन के, उनको सिखाते थे। तो जब गरीब घर के थे तो साधु को सिखाने जाना, तो खुद के पैसे खर्च करके बस में जाते थे। तो उन्होंने बहुत टाइम वेस्ट किया। उसके बाद में उनको लगा कि अब मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो मुझे कुछ कमाना चाहिए। तो फिर स्टॉक एक्सचेंज पे गए, पैसे कमाए, लेकिन अकेले रहे, क्योंकि उनको कोई शादी, वो कहते थे मुझे शादी करने की बहुत इच्छा है, पर मुझे कोई पसंद नहीं करता था। तो इस तरह से ये जो गुरु थे, मैं बहुत हंसते थे बैठ के। ही वुड लाफ वेरी लाउडली, और जो भी बात करते थे उनका ज्ञान इतना डीप था हर चीज का। तो जैन दर्शन सीखने हमें बहुत मजा आती थी। तो आत्मा के बारे में हमारी जैन फिलोसॉफी के अंदर सब बात बताते थे। तो वो जब उन्होंने बाकी पुस्तकें वहाँ से खरीदी जो स्टॉल्स पे होती हैं, और उन्होंने बैठ के सब देखा, और फिर हमें कहा कि डॉक्टर आपके लिए ये अच्छा है। तो ऐसे हमने पूछा क्यों? बोला अपना धर्म पुराना हो गया, अभी ये नया है। तो देखिए, ये व्यक्ति था, वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। हर दर्शन का अभ्यास था उसको, और आचार्यों को सिखाते थे। जो आचार्य होते थे, हमारे यहाँ पालीताना बहुत बड़ी जगह मानी जाती है, वहाँ 40-50 आचार्य हमेशा अमुक दिन पे होते थे। तो उनको बुलाते थे। तो पन्ना भाई को कहते थे आप पाठ पे बैठे, हम नीचे बैठे। तो वो कहते नहीं, आपने तो साधु के वस्त्र पहने हैं, मैं नीचे बैठ के आपको सिखाऊंगा, लेकिन मैं ऊपर नहीं बैठ सकता। मैंने उनके प्रति इतना आदर था। तो उन्होंने हमें कहा कि आपके लिए ये रास्ता ठीक है। तो हमने कहा अच्छा। उस समय कोई ख्याल नहीं था कि आगे चल के क्या होने वाला है, लेकिन एक उनकी कुछ जो उंगली दर्शन किया, उससे बहुत फर्क पड़ा। और उसके बाद जन्म तो प्यार से हुआ, लेकिन ज्ञान के प्रति भी आपकी बहुत रुचि है। आपने स्पिरिचुअल नॉलेज को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, मुरलियों को डीपली स्टडी किया है। तो फिर ये ज्ञान के प्रति प्यार और ज्ञान के प्रति आपका रुझान कब से बढ़ने लगा? ऐसा था, परमात्मा का और बाबा का ज्ञान तो किसी को भी जो ओपन माइंडेड होता है उसके लिए तो अल्टीमेट है। तो हमने जब पढ़ने का चालू किया ज्ञान, मुरलियाँ या मुरली क्लास में जाते थे, तो अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। और ज्ञान बहुत सुंदर था, हिंदी में था, तो इट वॉज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और आपको मुरली समझ में आती थी? क्योंकि कईयों को आती नहीं है मुरली समझ में। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुरली में कोई डिफिकल्टी है। खाली जब एक सूक्ष्म पदर की बात आती थी तो मुझे ज़रा कन्फ्यूजन होता था कि सूक्ष्म पदर मुझे समझ नहीं पड़ता था कि किस तरह से। और जो ध्यान मैसेजेस लाते थे भोग का, वो भी अजीब लगता था, क्योंकि देखा नहीं था पहले कभी। लेकिन बाबा का ज्ञान बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा तो मुझे परिवार का स्नेह, जहाँ भी कहा गया वहाँ इतना प्यार मिला। एक I was treated like a baby or like a flower because I was Dadi's doctor. I didn't realize that what Dadi means to them, because वहाँ तक जब तक मैंने बाबा का अवतरण नहीं देखा तब तक मुझे मालूम नहीं था कि दादी का क्या रोल है इसके अंदर। और फिर मुझे विश्व में जाने का पहले ही साल में मैं पूरे ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स में गया।
इंग्लैंड में, यूरोप में, अमेरिका में, जापान में, सिंगापुर, हांगकांग, सब जगह पे गया और मैंने देखा कि सब जगह पे बहनें इतनी प्रेम देती हैं, इतनी डेडिकेटेड है और बहुत सेवा करती है, जैसे विश्व सेवा पर है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये निश्चय आपको संपूर्ण रीति से कब बैठा कि ये जो कार्य है ये भगवान का कार्य है, शिव बाबा का ये कार्य है, शिव बाबा दादी के द्वारा सुना रहे हैं, इस चीज़ का फेथ पहले दिन से था कि ग्रेजुअली वो फेथ आपको बैठा? अच्छा, डायरेक्ट मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जब बाबा को पहले बार सुना तो आप पहली बार बाप दादा से कब मिले? मेरे ख्याल से 91 में। 91। क्योंकि आज मुरली में बाबा कह रहा था कि बाबा हम सब बच्चों के नाम जपता है, लेकिन आपका तो विशेष कई बार जपा है बाबा ने। मैं समझती हूँ 11-12 बार है इस प्रकार से कि अव्यक्त मूल्यों में बाबा ने डायरेक्ट आपसे मुलाकात करके कुछ ना कुछ महावाक्य उच्चारे हैं। तो वो फर्स्ट मुलाकात आपको याद है? मैंने आज ही देखा, क्योंकि आपके टॉक शो में आना था, तो मैंने कभी इतने सालों में कभी देखा नहीं। मेरे शिरीन बहन सब संभाल के रखती है, तो मैंने आज पूछा, दोपहर को ही पूछा, तो बोला आप लास्ट मिनट को मेरे पूछते हैं। तो जब मेरे को सब कागज़ निकाल के दिए तो मैंने गाड़ी में बैठ के सब देखे। तो 91 अप्रैल में पहली मुलाकात बाबा से हुई थी और उस मुलाकात के अंदर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही थी कि धरनी तैयार थी, बीज और परिवार का सहयोग का पानी मिला तो आपको फल मिलेंगे। तो ये बहुत सुंदर, बाबा के परिवार का सहयोग तो पहले दिन से था, क्योंकि जब दादी को एडमिट किया था अस्पताल में, तब से बहनों के पास हमेशा बातें करने का प्रसंग होता था। और मैं समझता हूँ कि आज भी परिवार का, इतना बड़ा परिवार का स्नेह देखो। और हमारी बिंदु बहन ने जो इंट्रोडक्शन इतना सुंदर दिया, हाथ में कागज ले मिला, सब चीज़, तो बहुत अच्छा लगा। और इतना सुंदर मेरा परिचय इसके पहले मैं नहीं समझता किसी ने दिया हो, और इतना प्रिसाइज। सोनल बेन, आपको याद है बाबा से पहली बार कब मिले थे? क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ कि ग्लोबल हॉस्पिटल का आर्किटेक्चर के लिए बाबा ने कहा आप करेंगे। आप वो स्टोरी सुनाएं, क्योंकि तब तक आपने कोई प्रोजेक्ट किया नहीं था, मैं समझती हूँ। जब भी हम 89 में फर्स्ट टाइम मधुबन आए, तभी मेरी आर्किटेक्चर की फाइनल एग्ज़ाम्स जस्ट फिनिश हुई थी और हॉलीडेज थे, इसलिए हम साथ में आए। और तभी ये हॉस्पिटल की बात हुई, क्योंकि एक सेवाधारी आए थे और बीमार पड़े, तो पापा को बुलाया कि आप देखो। पापा ने बोला शिफ्ट करो उनको। बाय द टाइम शिफ्ट करने लगे तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, और उसी समय निर्वैर भाई भी बीमार पड़े, हम थे तभी ही। और पापा ने ऑर्गेनाइज किया नानावती हॉस्पिटल में जाने के लिए, और निर्वैर भाई बॉम्बे आ गए थे। तो उस समय ये बात चल रही थी कि आपका इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इतने सारे आते होंगे, तो इमरजेंसी मेडिसिन की ज़रूरत है, और वो छोटी सी डिस्पेंसरी थी, वो इनफ नहीं थी। तो उस समय निर्वैर भाई ने कहा था कि हम तो मेडिटेशन जानते हैं, मेडिसिन का कुछ नहीं जानते, क्योंकि पापा ने कहा आप थोड़ा सा छोटा हॉस्पिटल बनाइए। तो पापा ने कहा मैं आपको हेल्प करूँगा। तो ऐसे बात चली, और निर्वैर भाई ने कहा कि अच्छा, तो आप तो आर्किटेक्ट है, आप हमारी हॉस्पिटल डिज़ाइन कीजिए। तो मैंने सोचा ये तो ऐसे ही बातों में, ऐसे कोई, अभी तो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट भी नहीं आए हैं, मैं थोड़ी हॉस्पिटल डिज़ाइन कर सकती हूँ। तो ऐसे बात हुई। और फिर जब निर्वैर भाई बॉम्बे आए सर्जरी के लिए, तो जो खूबा दादा, खूबा वाटूमल, जिन्होंने हॉस्पिटल के लिए पहले हेल्प किया था, उनसे मिले, और ऐसे ही बात हुई कि हमारा विचार है। तो खूबा दादा ने कहा ठीक है, हम सोचेंगे इसके बारे में। और बाय द टाइम निर्वैर भाई आए वापस मधुबन, तब तक तो ये बातें चलने लगी थी। और सितंबर में खूबा दादा, ये सब हुआ होगा आई थिंक जून जुलाई में, अगस्त सितंबर में खूबा दादा ने कहा मैं मधुबन आता हूँ, और मीटिंग हुई और नक्की किया कि हाँ आप आगे सोचिए।
तो मुझे कहा अच्छा ठीक है, तो अभी आप हॉस्पिटल का प्लानिंग शुरू कर दो। अभी हॉस्पिटल में क्या चीज़ होने वाली है ये भी किसी को नहीं मालूम, और मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, मैं तो रॉ थी एकदम से। और तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकती हूँ। तो कहा नहीं नहीं आप ही करोगे, 1 कुमारी 100 ब्राह्मण बराबर। अभी तो फिर मैंने पिताजी से कहा कि देखिए मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं बहुत नहीं हूँ। तो उन्होंने भी मुझे डांटा कि तुमको वर्क ही नहीं करना है, काम ही नहीं करना है। तो अभी कोई मेरी सुनने तैयार नहीं था, तो मुझे वो कार्य भी करना ही था। तो अभी डर तो बहुत था, मगर स्टार्ट किया। उन दिनों में मधुबन पहुंचना भी बहुत मुश्किल था, 2 ट्रेन्स चेंज करनी होती थी, डायरेक्ट डायलिंग, मोबाइल तो नहीं मगर डायरेक्ट डायलिंग फ़ोन भी नहीं था, वो ऑपरेटर थ्रू कॉल बुक करना होता था। तो जब भी मैं मधुबन जाती थी तो वो प्लानिंग शुरू हुई, और तभी अक्टूबर का मास शुरू हुआ परमात्मा अवतरण का। अभी मुझे इतना सब ज्ञान नहीं था परमात्मा अवतरण आदि। तो एक बार मैं आई थी और बाबा का प्रोग्राम था उस दिन, तो मैं पीछे बैठी थी। तो फिर प्रोग्राम के बाद मुझे कहा चलो आपको बाबा बुला रहा है। तो वो पूरा ओम शांति भवन भरा हुआ था, 3000 लोग थे। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि इतने सारे लोग में कैसे। तो उन्होंने नहीं नहीं, वो तो खींच के मुझे लेके गए। तो मुझे लगा ये तो दादी गुलजार बैठी है। तो मैं जैसे, और मन में भी बहुत सारे ऐसे शेकन होते थे ना, इतने बड़े संगठन में मैं बहुत शाय थी बेसिकली। तो फिर मुझे स्टेज पर आई, तो उस समय जैसे समझो कि वो स्टेज का पूरा वातावरण है ना, तो एकदम जैसे कि मन स्टॉप हो जाता है, और एक पावरफुल वाइब्रेशन था वहाँ स्टेज पे। और मैं बाबा के सामने गई। अभी पहली बार ही बाबा ने मुझे क्या कहा वो तो नहीं याद है, मगर ऐसे 2-3 बार मैं बाबा को मिलती रही। फिर मुझे पता बाद में, वो तो बहुत सालों के बाद पता चला कि जब भी ऐसा कार्य करना होता है तो बाबा शक्ति देता है। तो एक बार बाबा ने मुझे कहा आप पेंसिल उठाओ, बाप काम करेगा। उन दिनों में तो पेंसिल से ड्राइंग करते हैं ना, तो वो भी मैं उतना नहीं समझी उस समय कि बाबा ने क्या कहा है। मगर मुझे ये आभास होता था कि जब भी मैं, इतने बड़े बड़े ड्राइंग होते थे, और मैं काफ़ी यंग थी, इतना तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं था ना, तो मैं ड्राइंग करती थी तो मुझे लगता था ये तो बहुत फास्ट हो रहा है। और अभी मैं प्लानिंग कर रही हूँ और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था, तो मुझे ये आभास हो रहा था कि ये मैं नहीं कर रही हूँ, कोई कर रहा है। मगर बाबा का इतना ज्ञान नहीं था, वो धीरे धीरे आया। तो तभी फिर मुझे आगे जाके पता चला कि ये बाबा कार्य कर रहा था, मेरी तो क्षमता थी ही नहीं ये करने की। तो तब से मुझे फिर ख्याल आ गया कि शिव बाबा करा रहा था। बाबा कई बार कहते हैं कि कोई पहले सहयोगी बनता है बाद में योगी बनता है, और कोई पहले योगी और बाद में सहयोगी। तो शायद आपका पाठ पहले सहयोगी का था और उसके बाद आज तक योगी का चल रहा है। और अशोक भाई, आपने भी बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यज्ञ के संभाले हैं, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो विहासा का है, चाहे वो अंधेरी का हॉस्पिटल है। सारे प्रोसेस में बहुत उतार चढ़ाव भी आते हैं, पर आपको क्या फीलिंग आती है वो प्रोजेक्ट्स करते हुए कि आप कर रहे हैं, या जो हम कई बार कहते हैं कि बाबा करा रहा है, वो क्यों हम कहते हैं कि बाबा करा रहा है? हमारी अंदर में ऐसी क्या फीलिंग होती है, क्या हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारे मुख से निकलता है कि नहीं ये मैं नहीं, ये बाबा करा रहा है? हमने देखा है कि बाबा के ज्ञान में आने के बाद हमेशा मन के अंदर रहता है कि हम जो भी कर रहे हैं, हमारे पास जो शक्ति है बाबा की शक्ति है। किस तरह से होती है कोई अनुमान लगाया नहीं है कभी, लेकिन मैं बताता हूँ। जैसे हमारी बम्बई के अस्पताल BSCS अस्पताल, वो म्यूनिसिपल बिल्डिंग बना हुआ था और हमें वो अस्पताल लेनी थी, क्योंकि 7 मंजिल की अस्पताल अंधेरी स्टेशन के सामने थी। लेकिन आप जानते हैं मीन्स कॉरपोरेशन के अंदर कोई भी चीज़ करनी है तो काफ़ी समय लगता है। तो हम बहुत प्रयत्न करते थे, लेकिन जब फाइनल मीटिंग रखी हुई
कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर के ऑफिस के अंदर, और म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ उनके 20 डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं। और जो ये अस्पताल बना था BSS, बॉम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो उनके 4 डायरेक्टर्स और चेयरमैन वो IAS ऑफिसर थे। तो जैसे हमारी मीटिंग थी कि तो हम ब्रह्मा कुमारी की ओर से, मैं एक डॉक्टर, हमारे साथ योगिनी बहन और एक बहन गिफ्ट्स लेके, हम 3 थे। तो जैसे हम कमिश्नर के ऑफिस में गए तो बाहर चेयरमैन होते BSES मिले, उनको किसी ने इंट्रोड्यूस किया मुझे कि ये हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन है। तो हमने उनको विश किया और शेक हैंड किया और बोला, हम उसी दिन बाबा ने कहा था हम लेवता नहीं हम देवता है। तो हमने उनको कहा हम लेवता नहीं हम देवता है। तो उनको बहुत अच्छा लगा और उतने में कमिश्नर के ऑफिस अंदर से बुलाया कि आप अंदर आइए। हम जब अंदर गए तो काफ़ी लोग थे, 30-40 लोग, और हमारे BSES के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, बहुत बड़ा ऑफिस। तो उन्होंने, कमिश्नर साहब एक मिस्टर श्रीवास्तव थे, बहुत छोटे थे, तो उनको कहा कि ये लोग देवता है, लेवता नहीं है। मैंने ऐसा फर्स्ट फीलिंग कि आपको देना ही है हम। तो दोनों ने बहुत प्यार से, बहुत सवाल जवाब न करते हुए हमें अस्पताल सौंपा। वो डिसीजन उनका हुआ। उसके बाद में तो लंबी चौड़ी प्रोसीजर होती है। इट हैज टू गो थ्रू ऑल द पार्टीज, political parties and the leaders and the general body। तो 1 साल लगा उसके बाद में। लेकिन ये जो बाबा के शब्द, देवता है लेवता नहीं, बस इसके अंदर हमारा काम हुआ। देखिए कैसे बाबा का काम होता है। बाबा के शब्द ऐसे हैं जो शायद मैजिक का काम कर जाते हैं। बाबा के कोई भी शब्द आप कहीं भी जाए, बाबा के 1-2 लाइन कहे तो लोगों को असर बहुत होती है। मैंने देखा है जहाँ भी जाते हैं बाबा के शब्द काम करते हैं, लाइक मैजिक। अच्छा, कभी अगर जैसे कोई प्रोजेक्ट्स में कोई अड़चन आती थी, कोई प्रॉब्लम आती थी, कभी ऐसा होता था कि आप दादी के पास गए, डिस्कस कर रहे हैं, तो दादी कैसे उस चीज़ों को डील करती थी? दादियों का अप्रोच क्या होता था किसी भी ऑब्स्टिकल को या बात को डील करने का? कोई एक्सपीरियंस या कोई सीन आपको याद है जिसने छाप छोड़ी हो? आप परेशान हैं और दादी ने आपको हल्का किया हो? दादियों की तो क्या बात करें। जब भी हमारा कोई प्रॉब्लम होता था, हमेशा कहीं ना कहीं तो होती है, जब इतनी बड़ी संस्था है तो हम दादियों के पास, एक बार दादी, दोनों दादियाँ, गुरुसर दादी और उस टाइम जानकी दादी थी, क्योंकि वो बाद में दादी प्रकाश पंडित, और हमारे 1-2 भाई थे, और हमारे जो आपस में कोई प्रॉब्लम था तो दादियों ने सुना हमने जो कहा, और फिर हमको लगा कि दादी को ठीक नहीं लगा होगा जो हमने कहा। तो हमने कहा दादी, जब मीटिंग पूरी हो गई तो हमने दादी से माफ़ी मांगी, सॉरी दादी ये आपको कहना पड़ा। तो दादी ने कहा कुछ नहीं, हम तो बाबा के पास थे, बात सॉल्व हो गई। तो दादियों के वो एकदम शांत सुनती है, कुछ बोलते नहीं, बस उनको कागज वागज की जरूरत नहीं है। वो कोई भी फाइल होती है तो कभी देखते नहीं, क्योंकि वो बोलते ये हमारे लिए नहीं है। तो हम तो पढ़े लिखे थे, तो हम हर चीज़ लिखते थे और हर चीज़ का जवाब लिखते थे, हर चीज़ का कुछ से कुछ रीज़न होता था, पर वो देखने को कोई राजी नहीं था। वो बस कहते थे बाबा को याद करो, ओम शांति। वरना जो फाइनल सोल्यूशन दादियों का होता था वो यही होता था कि बाबा को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बस एक ही बात। तो ये बात तो हमें पकड़ लेनी चाहिए, और सब ठीक हो जाता था। कुछ तो हो जाता था। ऐसे हम भी समझते, दादी ने कहा तो हमको सुनना ही है, उसमें कोई बात नहीं है।
कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम रहता था, भाई ये हमारा प्रॉब्लम था, बाबा के ज्ञान के अंदर हम कुछ कच्चे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू फॉलो द श्रीमत के ऊपर सीधा चले और तुम्हारे पुराने संस्कार बीच में ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पुराने संस्कार इतना छोड़ना बहुत मुश्किल है। मैं समझती हूँ कि सेवा की जर्नी ये सिखा देती है कि जो बीच में अड़चन डालता है वो बाबा ने जो कहा है बहुत सुंदर कि परीक्षाएं आएगी, और हमारी परीक्षाएं काफ़ी आई ऐसे। और परीक्षाएं तो फिर हम तो पुराने संस्कारों भी हमारे पूरे चले नहीं गए थे। तो एक बाजू बाबा के संस्कार, एक बाजू पुराने संस्कार, तो कहीं तो आगे पीछे होता था। इतनी लंबी यात्रा में कभी आपको ऐसा लगा कि राह चलते पता नहीं कहाँ फंस गया? नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा। मुझे तो लगता है कि हमने जो रास्ता पकड़ा है इस सबसे सुंदर रास्ता है। हमें पुराने संस्कार जल्दी छोड़ने चाहिए थे, और इतने छोड़ने में थोड़ी हमारी कहीं वीकनेस, या तो कहो कि योग की कमी। इतने लंबा समय योग करना चाहिए, घंटों तक बैठना चाहिए, स्वयं को देखना चाहिए, किसी को देखना नहीं। बाबा के जो 3 शब्द है, पर दर्शन, पर चिंतन और पर तो ये हम कहीं ना कहीं अभी भी ऐसे, जैसे हम टेलीविज़न देख लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, तो बाबा को याद करते हैं कि बाबा ने नहीं कहा है कि पढ़ना, लेकिन वो एक तो कहीं ना कहीं जैसे वी लिव इन नॉर्मल लाइफ। ऐसा नहीं कि हमने सब आपके माफक न देखना न सुना, हम सुनते हैं कहीं और औरों का भी सुनते हैं। तो यहाँ हमारी वीकनेस आ गई, जैसे कान खुला रखा आँख खुली रखी, तो ये बरोबर नहीं। फिर भी बाबा ने आपको जो इतने विशेष कार्य के लिए निमित्त बनाया, आपको क्या लगता है कि आपकी कौन सी वो विशेषताएं हैं जिसके कारण बाबा ने इतनी बेहद की सेवा के लिए आपको चुना? क्योंकि हम सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां भी हैं, लेकिन कुछ स्पेशलिटीज़ भी हैं। तो कौन सी वो स्पेशलिटी बाबा ने आपके अंदर देखी और तुरंत बेहद की सेवाओं में बाबा ने आपको चुना? मैं समझता हूँ कई जन्मों के संस्कार और कई जन्मों की दुआएं, नहीं तो इतना बड़ा काम के लिए मैं मे बी आई वॉज अ गुड एक्सपर्ट एट थिंग्स। मैं एक्सपर्ट था, लेकिन ऐसा परमात्मा को चुनने के जैसा एक्सपर्ट नहीं था। मुझे लगता है कि ये प्रारब्ध, ये पहले अनेक जन्मों का जो पुण्य कर्म था, उसके वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि बाबा के रथ को ट्रीट किया। और उस समय मुझे ये भी पता नहीं था कि इतनी महान व्यक्ति को ट्रीटमेंट करने के लिए मैं जिम्मेवार होऊंगा। तो समझता हूँ कि अनेक जन्मों का कर्मों का फल है। ये तो आपके निर्माण था, इसलिए मुझे प्रश्न वापस सोनल बहन से पूछना पड़ेगा। सोनल बहन, आप बताएं। एक जो मैं तो काफ़ी छोटी थी ना उन दिनों, मगर मुझे जो ख्याल है कि जब भी बहुत साध्वीज आती थी पापा के पास ट्रीटमेंट के लिए, और ख़ास करके जो जैन साध्वीज है ना, उनका जब भी वो लोग वो डेडिकेट होती है, तो उनका एक होता है मीनिंग दैट नो मैन कैन टच देम। तो यदि डॉक्टर के पास आते हैं जो मेल है, तो भी मेल हो गया तो उनको बहुत प्रायश्चित करना होता है। समझो ऐसा हुआ तो उनको बहुत प्रायश्चित करना पड़ता है बाद में। तो इसलिए तो उनको जब भी पूछा जाता था कि आप जो डॉक्टर है वो जेंट्स है, उनके पास जाते हैं, तो वो लोग कहते थे कि उनके वाइब्रेशंस बहुत प्योर है, इसके लिए हम उनके पास जाएंगे और फिर वो जो प्रायश्चित करना है हम कर लेंगे। तो ये एक बात मैंने सुनी हुई थी, इस हिसाब से वो आते थे। और उनकी क्या विशेषताएं थी जो इतने बड़े कार्य के लिए बाबा ने उनको चुना? तो जो आपने माना घर में आपने एनवायरनमेंट को चेंज होते देखा, क्योंकि बाबा का बनने के बाद हमें लगता है कि हाँ हम शुरू कर रहे हैं, पर हम सब महसूस करते हैं कि फिर 360 डिग्री चेंज आ जाता है। हमारे घर में उठना, खाना, पहनना, सब कुछ चेंज होने लगता है ग्रेजुअली। वर यू ओके विद दैट? वो चेंज जो हो रहा था, आप
एक्सेप्ट कर पाते थे, या कभी आपको डिफ़िकल्टीज़ होती थी, या आप भी बहुत सहज रूप से चलने लगे ज्ञान में? हमारे लिए कोई डिफ़िकल्टी थी नहीं, क्योंकि हम कांदा नहीं खाते थे, लहसुन नहीं खाते थे। हमारा कोई, हाँ, हम पार्टी में जाते थे तो कभी ड्रिंक्स तो ज़रूर लेना होता था सर्जन्स की पार्टी, तो वो तो अपने आप से छूट गया ऐसे 1 मिनट के अंदर। दूसरे दिन सोचा भी नहीं कि पूरा का पूरा बांस किसको दे दिया। मुझे ये लगता है कि वो बाबा की जैसे स्पेशल गिफ्ट थी कि वो सीमलेस हुआ, पता ही नहीं चला, मीनिंग वो कुछ कॉन्शियस डिसीजन नहीं लेना था, वो इट वाज जैसे वो नेचुरल रीति से हो गया, सो देयर वाज नो प्रॉब्लम। और ज्ञान में आने के बाद जो आपकी प्रैक्टिस है, तो उसमें क्या कुछ आपने डिफरेंस प्राप्त किया? माना अब जब आप पेशेंट से मिलते थे, उनकी फैमिली से मिलते थे, सर्जरी करते थे, क्या आपका अप्रोच डिफरेंट था? नहीं, पहले से मुझे आई वाज वेरी ह्यूमन टच मेरे में पहले से था, लेकिन बाबा के पास आने के बाद में थोड़ा शांत जरूर हुआ। नहीं, पहले गुस्सा, आपको गुस्सा आता था? अभी भी ऐसा नहीं कह सकता हूँ गुस्सा नहीं आता है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो जो अप्रोच था वो चेंज हुआ? मैंने अंदर में क्या प्रैक्टिस थी जब आप पेशेंट को अब देखते थे या पहले देखते थे? कुछ डिफरेंट? हाँ, अंदर की जो सोच थी? बहुत, उनको बहुत प्यार और जैसे सांत्वन ज़्यादा देते हैं, गिव देम मोर होप्स, नेगेटिव ज़्यादा नहीं बताते हैं। क्यों हमारे पास जो पेशेंट आते हैं एंड ऑफ लाइफ स्टोरीज में आते हैं तो बताना तो पड़ता है, लेकिन उनको बहुत प्यार से बताते हैं। जिस समय आप लोग सर्जरी करते हैं, कई बार ये चीज़ बहुत कॉमन कही जाती है कि डॉक्टर भी कहेगा अच्छा अभी दवा नहीं, आप दुआ करो, और ज्ञान में आने के बाद हम समझते हैं कि दुआओं का कितना प्रभाव होता है। आपने कभी सर्जरी के दौरान ऐसा महसूस किया है कि ये पेशेंट की दुआएं काम कर रही हैं? कभी ऐसा कि जो कॉम्प्लिकेट केस है वो इजी हो जाए, कोई इजी है वो कॉम्प्लिकेट हो जाए? जो हर आत्मा अपना कर्मा लेकर आती है या दुआएं लेकर आती है, ज्ञान में आने के बाद कैन यू सी इट मोर इन योर प्रैक्टिस? एक चीज़ ज़रूर होती है जब ज्ञान में आते हैं तो, कि पहले हम स्वयं के बारे में सोचते हैं कि हम जो करते हैं सच्चा है। अब सोचते हैं कि जो कराता है वो अच्छा कराता है, और अभिमान थोड़ा कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, मैंपन कम हो जाता है, अग्रेसिवनेस कम हो जाता है, और जैसे यू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अ बेटर डॉक्टर, अ बेटर सर्जन। You feel satisfied yourself that what you are doing is much better than what you were doing before. जो पहले आप करते थे वही काम करते हैं, लेकिन कहीं से फाइनर पार्ट्स आर एडेड टू योर प्रैक्टिस। यहाँ पे कई डॉक्टर्स भी बैठे हैं, मना अगर वो पेशेंट को देखते हैं उससे पहले क्या सोचें, सर्जरी से पहले क्या करें? आप क्या करते हैं? कोई रिचुअल सर्जरी से पहले बाबा को याद करना या कुछ भी ऐसा? ये आपने बहुत टचिंग सवाल पूछा। बाबा को याद करना चाहिए, हर टाइम याद नहीं आता है। जब BSCS में थे कभी कभी थोड़ा 1 मिनट शांति रखते थे, बाबा को याद करते थे, लेकिन क्या होता है, पूरी टीम होती है, एनेस्थीसिया होता है, ये होता है, और कहीं कोई चालू करता है फिर यू जॉइन हिम। सो जो आप पूछते हैं ऐसे हकीकत में हम हर ऑपरेशन के पहले बाबा को याद करने में कहीं कच्चे हैं, ये मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो करना चाहिए। जैसे हम घर के बाहर निकलते तो हमारे युगल कहते बाबा को मिल के निकले, फिर जाता हूँ अंदर, फिर याद आ, तो कहीं याद शक्ति, कहीं एक अप्रोच के अंदर फर्क जरूर पड़ा है, लेकिन कभी कभी भूल भी जाते हैं। तो भोजन के समय बाबा याद आता है, वह गाड़ी चलाने के समय कभी कभी सोचते हैं कि बाबा चला रहा है, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाता हूँ। कहीं आई थिंक इट्स
habits that one has to form. And जो हम कहते हैं कि याद में बाबा की टचिंग होती है, कभी ऐसा सर्जरी के दौरान कि आप कुछ कॉम्प्लिकेशन हो और आपने बाबा को याद किया हो, कभी आपको लगता है कि बाबा इंटरवीन करता है आपकी सर्जरी में? हाँ, अच्छा तो लगता है, या खुद की बीमारी के अंदर लगता है, औरों की बीमारी में लगे कि ना लगे, पर खुद की बीमारी मैं 2-3 बार, जैसे बहुत क्रिटिकल हालत में था, 6 दिन 7 दिन वेंटिलेटर पर था, जब मैं हार्ट सर्जरी के लिए गया तो बाबा साथ में रहता था, ऐसा बराबर याद रहता था, याद करके साथ में बाबा चलता था। तो बाबा का प्यार उतना ही है, लेकिन जो 100% होना चाहिए कि हर चीज करते के पहले, घर के बाहर निकलने के पहले बाबा को याद करो, गाड़ी चालू करने के पहले बाबा को याद करो, इतना मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आज आपने प्रश्न कहा पूछा है तो कल से मैं जरूर करूँगा। ऐसा बाबा जीवन हो गया है अभी। नहीं, मैं समझती हूँ कि ये हम सब इसमें थोड़े से कच्चे हैं, और बाबा के बच्चे भले कितने भी कच्चे हों, सच्चे ज़रूर होते हैं, क्योंकि जो भी कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी से कहते हैं। तो आपकी बातें हमें भी इंस्पायर कर रही हैं कि हमें अपनी आदत को और पक्का करना है। निरंतर याद में हम सब थोड़े थोड़े कच्चे रह जाते हैं। लेकिन एक चीज जरूर है, सच्चाई है, जो आपने पूछा मैंने कहीं झूठ नहीं कहा अभी तक। ये स्पेशलिटी है जो बाबा ने आपको चुना है, क्योंकि बाबा को तो सच्चे बच्चे चाहिए, स्किल्स टैलेंट्स बाकी सब मुझे लगता है बाबा दे देता है। और चाहे आप दादियाँ देखेंगे या वरिष्ठ या जो इम्पोर्टेंट रोल्स पर हैं, उन्हों के अंदर ये एक फाउंडेशन में क्वालिटी ज़रूर है कि उन्होंने सच्चाई ज़रूर है। अशोक भाई, इतनी लंबी यात्रा आपकी रही है, 45 ईयर्स से ज़्यादा आप ज्ञान में हैं। हमारे यहाँ पर कोई 1 साल 2 साल 10 साल 20 ईयर्स, कोई ऐसे चीज़ जो आप हमें गाइड करना चाहेंगे कि हम पहले से केयरफुल हो जाएं, माना इतनी लंबी यात्रा में जो आपको लगा कि शायद ये चीज़ मुझे पहले समझ में आ जाती, या मैं पहले इसके बारे में अवेयर हो जाता तो मेरा समय बच जाता। तो आपके एक्सपीरियंस से कोई भी एक बात या 2 बात जिसके प्रति हमें अभी से बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि स्वयं पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जो पर दर्शन पर चिंतन और सुनी सुनाई बात पे जरा भी भरोसा नहीं रखना चाहिए। ये इसके अंदर हम कच्चे रहते हैं, कहीं ना कहीं कई लोगों की बात हम सुन लेते हैं, कई काम हम करते हैं। तो मैं समझता हूँ एक चीज़ तो ज़रूर है कि ज़्यादा समय मुरली पढ़ना, मुरली पर चिंतन करना, बाबा के बच्चों के साथ रहना, ज्ञान की बातें करना, और ज्ञान के सिवा और चीज़ों में समय ना खराब। कोई रिग्रेट इतनी लंबी यात्रा में? कोई भी रिग्रेट? रिग्रेट से कि हमने इनफ टाइम नहीं दिया ज्ञान की बातों पे। इन अदर वर्ड्स, आई शुड हैव सेट ऑल द टाइम एंड डिड मोर योगा। बाबा को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत थी, पढ़ते थे ज़्यादा, लेकिन उसको जीवन के अंदर, डेली रूटीन के अंदर इतना 100% नहीं किया, कहीं 90% किया, कहीं 80% किया। तो ये जो डेफिशिएंसी थी। और दादियाँ फिर आपको पकड़ती थी इस चीज़ के लिए जब आप मिलने के लिए जाते थे? दादियाँ का तो इतना प्यार था दादी जानकी का कि वो तो पकड़ती थी जब भी, जैसे उनका एक हमारे लिए विशेष इतना प्यार था। वो कहती थी आप जब भी अमेरिका जाते हैं तो आपको लंदन में दादी को मिल के जाना है। तो हम सालों तक करते रहे, क्योंकि जाना बहुत होता था। और एक बारी तो हमने सोचा भी सीधा चले जाते हैं, और उनको पता चल गया बाद में। तो उन्होंने कहा मेरे भाई तुम दादी को मिले सिवा चले गए थे। मैंने कहा दादी इस समय नहीं, आप इसके बाद में ये नहीं करना। तो उसके बाद में हम बरोबर जाते थे, और दादी भी ऐसी थी। मना आप अमेरिका जाते थे तो पहले लंदन होते हुए अमेरिका जाते थे? तो दादी ने कहा आपको आने के या जाने के टाइम दादी को मिल के जाना है, उसके से आप नहीं जा सकते। एक दिन दादी भी इतने प्यार से, वो हमेशा एयरपोर्ट पे कोई बड़े भाई को भेजेगी, हर टाइम नया
भाई होगा आपको लेने को आएगा। दादी एक दिन ऑक्सफोर्ड लेके जाएगी आपको, दादी आपके साथ भोजन करेगी। और दादी से इतना प्यार किया कि एक दिन मुझे कहा कि आप अभी आज नहीं जाए, आप एक दिन और रुक जाए। मैं सोच रहा था दादी ऐसे क्यों कहती है, तो मैंने कहा ठीक है दादी मैं एक दिन और रुक जाता हूँ। तो हमारी टिकट तो बदली करनी पड़ती है। तो फिर मुझे पता चला, मैं उनके साथ में ऑक्सफोर्ड था, तो उन्होंने कहा आज आपको एक पेशेंट देखने लंदन जाना है वापस। तो मैंने कहा ठीक है आप कहाँ। तो सुबह में एक पेशेंट देखने के लिए, जो एक स्टूडेंट था, उसके पिताजी थे, ज्ञान में नहीं थे, लेकिन उनको कैंसर बढ़ेला था और उनको रीएश्योर करना था। तो मुझे वहाँ भेजा और फिर मैं वापस गया ऑक्सफोर्ड। तो कहा शाम को आपको एक दूसरी माता को देखने जाना है, क्योंकि वो हमारे वहाँ वॉचमैन था। वॉचमैन में ना, ही वाज अ केयर टेकर ऑफ द ऑक्सफोर्ड सेंटर। बहुत सालों से अंग्रेज था। तो उसकी माताजी को 6 हफ्ता अस्पताल में थी और कुछ ऑपरेशन किया था। तो कहा उनको मिल के आओ। तो मैं जब उसको माताजी को मिलने गया, इतनी खुश हुई वो, तो सब पूरा पेट खोल के मुझे सब बताया। उसकी कोलोस्टमी की थी और सब डिस्कशन किया मेरे साथ में। लेकिन उसको इतना अच्छा लगा कि दादी ने, और जो भाई साहब के पास गया था, तो दादी ऐसे लोगों को टच करती थी, पूरे परिवार को टच करती थी। उसके उनके पास एक कला थी कि कैसे आदमी को प्यार से अपने पास ले लेना। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक दिन के अंदर 2 सेवा हुई, करीब 4-5 घंटा गाड़ी में आना जाना हुआ, लेकिन अच्छा लगा। और दादी के पास जब भी जाते थे तो बहुत प्यार से, एक बार दादी आपको साथ में लेके जाएगी और कुछ ना कुछ बातें सुनाएगी। एक बार हम दादी गुलजार के साथ अमेरिका गए थे ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट नहीं, पर उनका कैंसर बढ़ा था उस टाइम 95 के अंदर, और ट्रीटमेंट के बाद में सब अच्छा था, लेकिन सबकी इच्छा थी कि आपको अमेरिका जाना है, देखा। सब जब गए तो लंदन में हम रुके। तो दादी को और हम सबको साथ में लेके वहाँ की जो अच्छे में अच्छी स्ट्रीट है, रीजेंट स्ट्रीट कहते हैं, जहाँ हम कपड़े खरीदने जाते थे पहले, अच्छे फैंसी कपड़े खरीदे। तो उस दिन मैं सफ़ेद कुर्ता पजामे में था और दादियों के साथ, और रास्ता क्रॉस करके दादी गुलजार को वो लोग 2-3 शॉप्स बताने वाले थे, जहाँ उनको हमारा इनर स्पेस बनाना था। तो उस समय लंदन के अंदर प्रॉपर्टीज के प्राइसेस बहुत नीचे थे, रिसेशन था, तो कई शॉप्स उनको मिल रही थी। तो दादी के साथ उन्होंने कहा आप 3 शॉप्स थी, उसको अंदर जाके देखें वाइब्रेशंस कैसे हैं। और दादी गुलजार ने फिर कहा इस दुकान में जाना है, इस दुकान में हमें इनर स्पेस बनाना है, तो वहाँ इनर स्पेस बनाया। तो बहुत एक इट्स अ वेरी, क्या बोले, वेरी डेलिकेट थिंग कि दादी को खास लेके जाना, दादी से पूछना कि कौन सी दुकान के अंदर हम इनर स्पेस बनाए। तो बहुत प्यारा लगा। और फिर दादी के साथ रात को दादी लंदन बाय नाइट दिखाने को लेके गई थी। उनके पास एक मर्सिडीज गाड़ी थी, तो उसके अंदर दादी गुलजार, जानकी दादी और मुझे कहा आप भी आके बैठे, तो मैं भी साथ में गया था। तो एक बहुत अजीब सा अनुभव था, क्योंकि मैं उस शहर में काफ़ी रहा था और मैं एक एक चीज़ जानता था। तो दादियों का आपस में कैसा कम्युनिकेशन या रिलेशनशिप आप देखते थे न्यारे होकर, गुलजार दादी, जानकी दादी या प्रकाशमणि दादी? हाउ वाज दैट फीलिंग? They were like goddesses. They had never had any problem. I have seen them. मैंने उनको देखा है सब साथ में भोजन लेते हुए। मधुबन के अंदर 6 दादी साथ में बैठी थी और मुझे मालूम नहीं था, मुझे कुछ काम था तो मैं चला गया, तो सब भोजन रहे थे। फिर मैंने कहा आप भी बैठो, अभी आप भी फ्रूट खाओ। तो बहुत अजीब सा अनुभव था। और हर दादी, चाहे दादी चंद्रमणि हो, चाहे दादी मनोहर इंदिरा हो, दादी जानकी हो, दादी रतन मोहिनी हो,
all of them are out of this world. The Baba has made them special. From childhood till 15 years, they were trained to become what they are. That training of 15 years, from 36 till 51, when they were asked to go into the world, I think उसके अंदर ये मूर्तियां बनाई What is special about them? What is that जो आप कह रहे हैं they're special, they're goddesses? क्या वो चीज़ है? जैसे दादी गुलजार ने कहा है, जब पहली बार दादी गुलजार को सेवा पे भेजा, शायद 51 होगा, 50-51 के अंदर दरमियान, जब लोग आबू आए और दादी को कहा आप लखनऊ जाओ, तो उनके साथ में एक बहन थी और दादी कहती थी कि मैं पहली बार बाहर निकली तो आबू स्टेशन पर गई, तब तक मैंने कभी पैसे के नोट देखे नहीं थी, पैसा क्या था वही मालूम नहीं था। और मैंने जब स्टेशन पर गई और कोई यहाँ था, कोई थूक रहा था, गंदगी देखा, तो उसके पहले मैंने कभी नहीं देखा था। और दादी ने कहा हम इतने निर्दोष थे कि हम जब लखनऊ गए तो हम किसी को जानते नहीं थे, कोई एक आधा फैमिली को जानते थे। धर्मशाला में रहे तो धर्मशाला में एक कमरा था और जो टॉयलेट ब्लॉक था एट द एंड होता था और उसके अंदर कड़ी नहीं होती थी, तो हम दोनों बहन साथ में जाती थी, एक बाहर खड़ी रहती थी और एक अंदर जाती। फिर हमने पूछा किसी को कि भाई हमको इधर जगह चाहिए, तो किसी ने साथ कहा कि आपको जगह चाहिए तो आप चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं मिलते? तो दादी जी और बहन उस टाइम गोविंद वल्लभ पंत चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, तो उनके पास चली गई। तो उन्होंने कहा, वो तो हंसने लगे, क्या मैं थोड़ा आपको जगह दे सकता हूँ? तो कहा बाबूजी आप नहीं दे सकेंगे तो कौन दे सकता है, आप तो चीफ मिनिस्टर हैं। तो उनको भी लगा कि ऐसे कोई ऐसे बात कैसे कर सकती, इतने निर्दोष थे और उनको जगह मिली। देखिए ऐसी बात है बाबा के। तो जो उनकी इनोसेंस थी, सिंप्लिसिटी थी, वो सबको अट्रैक्ट कर जाती थी। तो दादी गुलजार ने जब ये बातें मेरे को कही तो मुझे भी अजीब सा लगा कि कितनी हिम्मत थी उन्होंने, क्योंकि उम्र होगी उस टाइम 22-23 साल। मैं समझती हूँ कि कईयों को पता है कि नहीं, पर निर्मला दीदी आपके क्लासमेट थी मेडिकल स्टूडेंट में, मेडिकल कॉलेज में? हाँ, निर्मला बहन और मैं साथ में था, एक ही क्लास में थे 5 साल। और फिर निर्मला दीदी तो तुरंत ही उनका पाठ शुरू हो गया। तो हाँ। जब तक आप ज्ञान में आए तब निर्मला दीदी कहाँ पर थे? अच्छा था, हम लोग 60 में पास हुए और 61 में हमारी इंटर्नशिप पूरी हो गई। उसके बाद में मैंने निर्मला बहन को कभी देखा ही नहीं। और शायद निर्मला दीदी जो जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सारी सेवाएं संभाली और अभी ज्ञान सरोवर संभाल रहे हैं, बहुत विशेष दीदी का पाठ रहा है। और बाबा ने एक बार कहा था कि ये इतनी पवित्र है निर्मला दीदी को कि अगर मुझे 12 ऐसे मिल जाएं तो कल स्वर्ग आ जाएगा। और अशोक भाई और निर्मला दीदी मेडिकल स्कूल में एक ही बैचमेट थे, एक ही। और निर्मला दीदी का तुरंत फिर पाठ शुरू हो गया। और मैं समझती हूँ कि आप 60 में पास आउट हुए, फिर 88 में आपका आना हुआ, ऑलमोस्ट 28 इयर्स लेटर। हमारी निर्मला बहन आई थिंक 64 में बाबा के पास गए पहले, और वहाँ से फिर उन्होंने उनको शायद अफ्रीका भेजा था पहले, और उसके बाद में वो ऑस्ट्रेलिया गए। लेकिन मुझे निर्मला बहन के बारे में तो उतना ही मालूम था कि वो सन्यासी हो गई, किसी ने बताया। हम लोग तो ऐसे थे, और हम पोस्ट ग्रेजुएट किया तो 64 तक सर्जरी में स्टूडेंट थे, फिर टाटा अस्पताल में 6 साल। तो इस तरह से फिर उनका कोई मिलना भी नहीं हुआ। 1990 में मैं सेंटर गया था, वो तो योगिनी की बहन के पास, उस सेंटर में हमारे निर्मला बहन की पहली मुलाकात हुई। तो ये तो बहुत, शायद उस समय भी किसी ने बताया होता तो हम जल्दी बीके बनते। और उस समय निर्मला दीदी को देखकर आपको क्या संकल्प चला? बाय देन आई थिंक वो बहुत ऑलरेडी सेवाओं में काफ़ी आगे ट्रैवल कर रहे थे, कई सेंटर्स खोल चुके थे।
फिर जो मुलाकात थी वो कैसे थी? निर्मला बहन जब स्टूडेंट थी हमारे साथ में तब बहुत शांत थी, हार्डली बोलती थी, और वो जो कपड़े भी पहनती थी तो सफ़ेद से वो टीका बिका नहीं लगाती थी और कोई फैंसी नहीं थी, पहले से एकदम बीकी थी। उस समय तो ऐसा है, व्हेन यू आर इन यूथफुल इयर्स, इन योर अर्ली 20s, यू फील दैट समथिंग इज मिसिंग समवेयर, यू नो। आपको ऐसा लगता है, अभी तो पता चलता है कि दोज वर द एक्सीलेंट क्वालिटीज, और आध्यात्मिकता की जैसे उनके अंदर पहले से तलब थी। और शिवानी बहन के साथ भी आपने बहुत सेवाएं करी हैं शुरू से ही, और जैसे बाबा ने उनको भी एक विशेष इंस्ट्रूमेंट बनाया इतने बेहद की सेवाओं के लिए, आपका ये भाग्य रहा है कि उनके भी आपने बहुत समीप से सेवाएं करी हैं। उनमें क्या ऐसी विशेष बात है आपको लगती है जो इतना बाबा ने उनको भी ये पाठ दिया, ये पाठ के लिए चुना? शिवानी बहन इज इंटेलेक्चुअल, उसकी याद शक्ति सुंदर है, उनकी पर्सनालिटी के अंदर सब चीज़ें जो होनी चाहिए, और उनका जो एक्सप्रेशन ऑफ डेली प्रॉब्लम्स जो आज लोग फेस करते हैं, इट्स अमेजिंग। शी मेक्स बाबा's ज्ञान सो सिंपल फॉर एवरीवन, एंड शी हैज़ अ ट्रेमेंडस अपील। मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर शिवानी बहन जैसी अपील बहुत कम लोगों की होगी, इवन इन एमंग्स द आध्यात्मिक गुरुओं के बीच। आज भी जब भी मैं देखता हूँ आध्यात्मिक गुरुओं के पास शिवानी बहन को बुलाते हैं और हम जाते हैं, देखते हैं कि शी इज़ अ यूनिक। ऐसा हम समझते हैं हमारी श्रेया बहन भी छोटी शिवानी है। मैंने उनको देखा नहीं था कभी पहले, एक दिन YouTube पर देखा तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। फिर हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी पुणे के अंदर, माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस। अभी हमारी शिवानी बहन पुणे की है तो बुलाया उसको, तो शायद वो नहीं जा पाती थी, तो फिर हम सोचा कि अभी क्या करें, तो मैंने कहा श्रेया बहन को बुलाएंगे। तो फिर बिंदु बहन की परमिशन लेके श्रेया बहन को बुलाया। ये एक बहुत सुंदर है, श्रेया बहन को आप ऐसे बुला नहीं सकते जब तक बिंदु बहन की परमिशन ना हो। ये मेरे को यहाँ के हायरार्कियल स्ट्रक्चर हमारे बीकेएस के अंदर है। हम तो किसी को भी कभी भी बुला लेते हैं ऐसे, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपको हायरार्कियल स्ट्रक्चर अच्छा लगता है बीके का? ऐसे अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि इसको पूछो, उसको पूछो, इसको पूछो, ये हम शॉर्टकट वाले हैं। प्रसाद बाबा कहता है कायदे में फायदा है, तो इसमें जरूर कोई फायदा होता होगा। नहीं, मैं काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करता था मधुबन में, तो एक बार हमारी एक डॉक्टर से कॉन्फ्रेंस की, हेड एंड नेक सर्जन्स की, तो कुछ स्क्रीन लगाना था, तो मैंने उसको कहा यार, तो उसने ला के लगा दिया। फिर मैंने बोला बराबर नहीं है, तो उसने मना किया, मैं नहीं बदली करूँगा। मैंने बोला तुम बदली नहीं करेगा तो मैं निर्मल भाई को बोलूँगा तेरे को बदली कराऊँ। तो मैंने दैट्स, बट ही इमीडिएटली देन ही सेड नहीं भाई साहब मैं बदली करता हूँ। बहुत अच्छा रहता, मगर वहाँ की सिस्टम है कि कोई भी चीज़ डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हैं, यू मस्ट गो स्टेप बाय स्टेप। सरकारी जो होता है ना ऐसा है, लेकिन वहाँ प्यार का होता है, मतलब पूछना पड़ता है, आप सीधा कुछ नहीं कर सकते। मुझे बहुत फ्रीडम था, मैं किसी के साथ भी बात कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी। मुझे दादी की, मैं समझती हूँ क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम दुनिया में जाने वाले हैं, तो बाबा ने कुछ मर्यादाएं पहले से रखी हैं कि वो संस्कार हमारा यहीं पर डेवलप हो जाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो आपकी सिस्टम है बहुत अच्छी है, और हम लोग कहीं इम्पेशेंट है और सर्जन्स थोड़े इम्पेशेंट होते हैं। ये तो आप हमें डरा रहे हैं, सर्जन्स और इम्पेशेंट। हाँ, इम्पेशेंट हमेशा सर्जन आप जल्दी में होते हैं, कोई तो उसमें गलती होने का चांस नहीं हो जाता? नहीं, it's a training. You are trained. Your reflexes are very fast. Your thinking is very quick.
योर डायग्नोस्टिक स्किल्स आर वेरी गुड। मुझे एक पेशेंट देखता हूँ तो 2 मिनट लगते हैं नक्की करने में उसको क्या करना है, उसको समझाने में 1 घंटा लगता है। जब मैं रिपोर्ट्स देखता हूँ तो पता चल जाता है क्या करना है, लेकिन उसको समझाने में, और ऐसा है कि एक आपका ओपिनियन आप कर सकते हैं, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, उसका फैमिली पर इफेक्ट्स, ये सब सोचना चाहिए। सोनल बहन आप कुछ शेयर कर रहे थे। वो मैं बता रही थी कि वो जो इम्पेशेंट कह रहे हैं ना, क्योंकि काफ़ी टाइम शेयर किया है कि जब इस सर्जरी के टेबल पे रहते हैं तो उनको डिसीजंस बहुत क्विकली लेना पड़ता है, धीरे धीरे लेंगे तो वो पेशेंट चला जाएगा। तो इस हिसाब से दे हैव टू बी क्विक ऑन द जॉब, इसके लिए वो वर्ड इम्पेशेंट यूज कर रहे हैं। वो It should be quick. It should be very quick. Okay, सोनल बहन आप कुछ और शेयर करना चाहें बिफोर हम योग की ओर आगे बढ़े? एनीथिंग जो दादी के साथ आपकी कोई स्वीट मीटिंग्स हैं, कुछ भी अगर आप और शेयर करना चाहें। वो मैं एक बात शेयर करूँगी। आवाज़ आ रही है? अच्छा, ये जब भी आप पूछ रहे थे ना दादियों की विशेषता, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट विशेषता मैंने नोट की कि जो संगठन में उनका एक दूसरे के लिए प्यार और रिस्पेक्ट था, वो मैं एक दिन हम लोग के घर का इनॉग्रेशन था तो मैं दादी चंद्रमणि को इनवाइट करने गई। तो दादी चंद्रमणि ने मुझे एक ही सवाल पूछा कि बड़ी दादी मीनिंग दादी प्रकाशमणि आएगी? तो मैंने कहा हाँ। उन्होंने हाँ कहा है, ठीक है तो मैं भी आ जाऊंगी। माना इतना उनका संगठन स्ट्रांग था, इसके लिए हम आज जहाँ है बाबा ने उनको इतना स्ट्रांग बनाया कि पूरा फाउंडेशन उनका लव का था। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट, और जो दादियों ने प्यार की पालना दी उनसे हम सब आई थिंक आगे बढ़े हैं, और अभी आप बहनें जो पालना देती है। जस्ट लास्ट चीज, आपने ये जो विहासा का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, वैल्यूज़ इन हेल्थ केयर, आप हमेशा से ही बहुत एथिकल थे प्रैक्टिसेस में, या ज्ञान में आने के बाद जो कर्मों की गोये गति हमने समझे उससे कुछ और एथिकल हम प्रैक्टिसेस में रहे? क्या चीज़ वो इंस्पायर करी कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी एथिक्स के साथ वो चले? Actually, Vyasa was developed by Janki Foundation in UK. But were you ethical even before coming to Gyan? Always very ethical? I am even today ethical. I have never violated a single ethical principle. I have never shared my fees with anyone ever. That needs a clap. And not only, and I know that has cost me a lot. Nobody sends a patient to you unless until you pay them some, it's a practice that's happening. Yeah, I didn't follow that practice, but I have never regretted, because patients come otherwise also. Maybe the numbers may be small, but it was a pure ethical value. Otherwise, and the compassion is always there. I've always been compassionate. Think from the patient's point of view, make him spend less money, less running around, make him comfortable. So the values in healthcare was जो डेवलप किया था वो इंग्लैंड में डेवलप किया था, क्योंकि दादी जानकी ने देखा था कि डॉक्टर्स और नर्सेस को इतना उत्साह नहीं था, खुशी नहीं थी कि इतना अच्छा काम करते हुए, इतनी जिंदगी बचाते हुए उनको दे वर मोर डिप्रेस्ड एंड उत्साह, उमंग, खुशी उतनी नहीं होती थी। तो दादी ने सोचा इनको वैल्यूज़ के ऊपर, और वैल्यूज़ बेसिकली कुछ नहीं था, लेकिन डॉक्टर्स और नर्सेस को हमारे नज़दीक लाने के लिए, मेडिटेशन सिखाने के लिए, और वैल्यू योरसेल्फ, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। डॉक्टर और नर्सेस या पैरामेडिकल स्टाफ जो इतना सुंदर काम करते हैं, जीवन बचाने का, जान बचाने का, लोगों को दुख दूर करने का, वो खुद के जीवन के अंदर इतने सुखी नहीं होते हैं, तो उनको खुद की वैल्यू नहीं होती। तो उसके लिए मेरे ख्याल से वैल्यू और स्पिरिचुअलिटी इन हेल्थ केयर, हमारे आध्यात्मिकता की जो कंट्रीब्यूशन है मेडिकल प्रोफेशन के लिए, ये मेरे हिसाब से वैल्यूज़ इन हेल्थ केयर ने बहुत फोकस में लाया था कि हमें वैल्यूज़ स्वयं के लिए, दूसरों के लिए तो ज़रूर, पर स्वयं के लिए बहुत ज़रूरी है
इस समय करंट पुरुषार्थ आपका क्या चल रहा है? करंट पुरुषार्थ ज़्यादातर मुरली का डीप अभ्यास करना और उसको प्रैक्टिस करना, ज़्यादा समय ध्यान में रहना। आई थिंक ऑन दिस नोट बहुत ही वंडरफुल आज की बातचीत रही। आपकी नज़र से हमने दादियों को देखा, जिन दादियों से शायद हम बहुत समीप से मिल नहीं पाए, लेकिन आपकी नज़र से उनको देखा, अनुभव किया, उस वाइब्रेशन को एक्सपीरियंस किया। तो आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया सोनल बहन का, भाई जी का, कि आप समय निकाल कर आए। और एक बहुत सुंदर रूहानी गिफ्ट आपके लिए है जो मैं बिंदु बहन को कहूँगी कि शेयर करें। आप जब बाप दादा से पहली बार मिले और उसके बाद लास्ट टाइम आई थिंक 2013 में मिले, तो उसका सारा कलेक्शन करके एक छोटा सा गिफ्ट बनाया है जो कि आप एक साथ उसको कभी भी स्टडी कर सकें। तो हम सब की तरफ से, ब्राह्मण परिवार की तरफ से बहुत छोटी, बहुत वैल्यूबल, बहुत प्रेशियस ये गिफ्ट है। बाप दादा ने जो भी महावाक्य भाई जी के लिए उच्चारे, 91 से लेकर के 2013 तक आई थिंक 12 मुलाकातें हैं, तो वो सारी की सारा कलेक्शन करके एक छोटी सी किताब की वो आप सदा साथ रख सकें। और ऐसी गिफ्ट मुझे कभी नहीं मिली। बिंदु बहन के पास आत्मा की शक्ति जबरदस्त है, क्योंकि देखिए मैं आज दोपहर को देख रहा था, कुछ इसमें से कुछ चीज़ मेरे पास शिरीन बहन ने संभाल के रखी है, लेकिन ये तो बहुत सुंदर गिफ्ट है। ऐसी गिफ्ट, प्यारे बाप दादा की गिफ्ट जो आपको मिली हुई है, केवल हमने तो उसका कॉपी पेस्ट किया है। और आज की इस टॉक शो, इस मुलाकात के बाद में ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने चुना, उस रथ को चुना, और हम सबको फील होता है कि बाबा की चॉइस कितनी एक्यूरेट है। ऐसे ही आज की विश्व की जो पॉपुलेशन है वो 8 मिलियन, उसमें से गुलजार दादी को बाबा ने अपना रथ मुकर्रर किया, उसमें बाप दादा आई और 48 इयर्स तक गुलजार दादी के तन द्वारा हम सभी बाप दादा से मिले। तो हम समझ सकते हैं बहुत एक्यूरेट ब्रह्मा बाबा का रथ की चॉइस थी, एक्यूरेट गुलजार दादी के रथ की चॉइस थी। और आज के इस टॉक शो का जो निष्कर्ष निकल रहा है कि ऐसी 8 मिलियन में से वो एक दादी के ऑपरेशन के लिए कितनी एक्यूरेट बाबा की चॉइस है। आज के टॉक शो से जो निष्कर्ष निकल रहा है, जो ये फील हो रहा है कि जिस आत्मा में, और केवल डॉक्टर साहब ही नहीं, सोनल बहन भी जब अपना अनुभव शेयर कर रहे थे कि कैसे उनके द्वारा ग्लोबल हॉस्पिटल के आर्किटेक्चर के डिज़ाइन के आप निमित्त बने, तो समझ में आ रहा था कि ये परिवार ही इतना यूनिक है, इतने जिसमें कूट कूट के सच्चाई भरी हुई है, निमित्त भाव भरा हुआ है, नम्रता भरी हुई है, तब परमात्मा उनसे बड़े कार्य अपने करवाता है। तो परमात्मा के उस कार्य के लिए हम लायक बन सके, उसके लिए हम क्या करें, वो हमने आज इस टॉक शो से सीखा है। तो मैनी थैंक्स फ्रॉम द होल फैमिली। मैं समझती हूँ कि शिरीन बहन हमारे बीच में नहीं है, पर मैं बाप दादा के कुछ महावाक्य पढ़ रही थी जिसमें बाबा ने कई बार कहा है कि सारे परिवार को इकट्ठा चलाने के निमित्त शिरीन बहन बने हैं और बहुत ही युक्त परिवार को आगे बढ़ाया है। और इन बेहद की सेवाओं में, जैसे दुनिया में कहते हैं ना, हर मैन की सक्सेस के पीछे एक वुमेन होती है, तो बाबा ने अपने शब्दों में कई बार कहा है कि इस परिवार की फाउंडेशन और नींव को मजबूत करने के लिए शिरीन बहन बने हैं। और हमें बहुत दिल थी कि वो भी हमारे बीच पहुंचते, पर तबीयत के कारण नहीं है, पर हम सब की दिल से आप उन्हों को भी याद ज़रूर देना। अभी हम सब, मैं हमेशा, हम लोग जैसे हमारे जैन संस्कार होते हैं ना,
तो वो यात्रा निकालते हैं। मैंने एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाते हैं, तीसरे मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो बम्बई में भी ऐसे जाते हैं। तो मैं और श्रीमैन सोच रहे थे हमें हर सेंटर में जाना चाहिए। ये सेंटर में हम आए नहीं, सोचो। मैं मान नहीं सकता हूँ अभी भी कि इतनी बार हम बोरीवली आए लेकिन यहाँ पहुँचे नहीं, और आपने हमें बुलाया तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। जो नज़दीक होती थी तो हम हर वीक आपके पास आते थे सुनने के लिए। बाबा के हर सेंटर ऐसे हैं, जैसे अभी मैं हर संडे को मुरली सुनने के लिए गामदेवी जाता हूँ, मेहता हाउस में। वहाँ भी वही फीलिंग होती है, लेकिन क्या जगह छोटी होती है, मन तो लोग भी कम होते हैं, लेकिन यहाँ का जो वातावरण देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ऐसा सुंदर जगह है। आपने इसको बाबा का सुंदर बगीचा बनाया है, इतने फूल यहाँ खुशबूदार फूल रखे हैं, तो आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पास सबसे बड़ा खुशबूदार फूल। उनका भाग्य, सबके भाग्य, सबका नसीब। बाप दादा का हम सभी मिलकर अभी हर चीज़ के लिए शुक्रिया करेंगे। और 5 मिनट के लिए हम सभी जाने से पहले सभी बहुत ही एकाग्रता से बाबा को याद करके बस दिल से बाबा आपका शुक्रिया। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। बेहद का प्यार आपने हमको है दिया, हीरा हमें बना कर श्रृंगार है किया। श्रीमत से मन चमन को आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। खींचते हमारे प्यार में अब तक भी आ रहे हो, रथ को संभालते वादा निभा रहे हो। ऐसे ही प्यार पर जा निसार
करें। संगम युग में बाबा आकर के मिलते रहना। हमने है सोचा आपसा बन कर के ही है रहना। दिल की यही है आरज़ू प्रभु साथ हम रहे। जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद